आइए एक ऐसे विषय पर चर्चा करें जो काफी दिलचस्प है। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन यानी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसके दो भाग हैं, आपेक्षिक यानी रिलेटिव और वाष्प दाब का अवनमन यानी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसलिए हम इसे एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले वाष्प दाब के अवनमन पर ध्यान देते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास पानी से भरे दो समान फ्लास्क है और कुछ नहीं, दोनों फ्लास्कों में सिर्फ शुद्ध पानी है। हम वाष्प दाब को मापने के लिए प्रत्येक फ्लास्क को मैनोमीटर नामक एक सरल उपकरण यानी डिवाइस से जोड़ते हैं। यदि मैनोमीटर में द्रव का स्तर यानी लिक्विड का लेवल समान है तो दोनों फ्लास्कों में दाब भी समान होगा। अब अगर हम इनमें से किसी एक फ्लास्क में नमक या चीनी जैसे अवाष्पशील पदार्थ यानी नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस की थोड़ी मात्रा मिलाते हैं तो कुछ बदल जाता है। लेकिन अवाष्पशील का मतलब क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो पानी वाष्पशील यानी वॉलेटाइल होता है। अगर इसे खुला छोड़ दिया जाए तो यह वाष्पित यानी इवेपोरेट हो सकता है और भाप में बदल सकता है। लेकिन नमक और चीनी जैसे पदार्थ वाष्पित नहीं होते हैं, वे ठोस रूप में रहते हैं। अवाष्पशील विलेय यानी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को मिलाने के बाद आइए देखते हैं मैनोमीटर में द्रव स्तर को क्या होता है। अब पानी का स्तर एक तरफ दूसरे की तुलना में अधिक है। यह दर्शाता है कि अवाष्पशील विलेय वाले पक्ष पर दाब कम हो गया है। यही वह है जिसका अर्थ है वाष्प दाब का अवनमन, और यह अंतर हमें वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के बारे में जानने में मदद करता है। अब आइए इस विचार को गणित के साथ समझें, राउल्ट के नियम का उपयोग करके। राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलायक यानी सॉल्वेंट का वाष्प दाब उस विलायक की मौजूद मात्रा पर आधारित रहता है। समीकरणों में हम इसे विलायक के मोल अंश यानी मोल फ्रैक्शन का उपयोग करके लिखते हैं, जिसे x1 के रूप में दर्शाया जाता है। जब हम x2 के बारे में बात करते हैं तो हम विलेय यानी सॉल्यूट के मोल अंश का उल्लेख कर रहे हैं। अब हम कुछ ऐसा देखने वाले हैं जो शुरुआत में विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। यह केवल कणों की संख्या पर निर्भर करता है, पानी या विलायक की मात्रा पर नहीं। इसलिए यदि हम एक निश्चित मात्रा में नमक को एक निश्चित मात्रा में पानी में मिलाते हैं तो यह कणों की संख्या के आधार पर वाष्प दाब को प्रभावित करता है। आइए इसे स्पष्ट करने के लिए कुछ गणित को देखें। राउल्ट का नियम हमें बताता है कि P1 विलायक का वाष्प दाब x1 के समानुपातिक यानी प्रोपोर्शनल होता है। हम इसे विस्तारित करके कह सकते हैं कि आनुपातिकता स्थिरांक यानी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट किसी दिए गए तापमान पर शुद्ध विलायक यानी प्योर सॉल्वेंट के वाष्प दाब के बराबर होता है। चलिए इसे P1 नॉट कहते हैं। यह हमें वाष्प दाब के अवनमन के सूत्र पर लाता है। डेल्टा P इक्वल्स P1 नॉट माइनस P1, जहां P1 नॉट शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है और P1 वाष्प दाब है जब एक अवाष्पशील विलेय जैसे ग्लूकोज या नमक को मिलाया जाता है। क्योंकि हम दो पदार्थों यानी बाइनरी मिश्रण के साथ काम कर रहे हैं, मोल अंशों का योग 1 होगा। इसका मतलब है कि दूसरे विलेय का मोल अंश x2 1 माइनस x1 के बराबर होगा। इसे समीकरण में प्रतिस्थापित करने पर हमें डेल्टा P1 इक्वल्स P1 नॉट इंटू x2 मिलता है। यहाँ पद P1 नॉट एक स्थिरांक है एक विशिष्ट तापमान के लिए, और x2 केवल विलेय के मोलों की संख्या को कुल मोलों की संख्या से विभाजित करने पर प्राप्त होता है, जो यह दर्शाता है कि यह प्रभाव केवल कणों की संख्या पर निर्भर करता है। अब बस हम दिखा ही चुके हैं कि वाष्प दाब में अवनमन यानी डेल्टा P1 क्या है, लेकिन हम यहाँ आपेक्षिक अवनमन की बात कर रहे हैं। यानी जब हम डेल्टा P1 को P1 नॉट से डिवाइड करते हैं तो हमें दाईं ओर x2 मिलता है, जिससे कि हम देख सकते हैं कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन केवल x2 यानी केवल कणों की संख्या पर निर्भर करता है, और इसलिए हम यहाँ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर नहीं, रिलेटिव लोअरिंग यानी आपेक्षिक अवनमन की बात करते हैं। अब आइए देखते हैं x2 का मान क्या होगा। x2 का हम लिख सकते हैं n2 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2, जहां n1 विलायक यानी सॉल्वेंट की मोल संख्या है और n2 विलेय यानी सॉल्यूट की मोल संख्या है। इसे और सरल बनाने के लिए यदि n2 n1 से बहुत बहुत कम है, जिसका अर्थ है कि विलेय की मात्रा विलायक की तुलना में बहुत कम है, तो x2 लगभग n2 डिवाइडेड बाई n1 के बराबर ही हो जाता है, क्योंकि n1 प्लस n2 लगभग n1 के बराबर ही हो जाएगा। यह अनुमान कई गणनाओं को आसान बनाता है और हमें एक दूसरा सूत्र देता है। कणों की संख्या के बारे में क्या? हम द्रव्यमान यानी मास को मोलर द्रव्यमान से विभाजित करके मोल की गणना करते हैं, जहां यूनिट्स कैंसिल होते हैं और हमें मोलों की संख्या मिलती है। इसलिए हमारे पास n इक्वल्स W डिवाइडेड बाई m है, जहां W द्रव्यमान है और m मोलर द्रव्यमान है। इसे प्रतिस्थापित करने पर हम पाते हैं कि x2 इक्वल्स W2 इंटू m1 डिवाइडेड बाई m2 इंटू W1।
इस प्रकार हम निष्कर्ष निकालते हैं कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन पूरी तरह कणों की संख्या पर निर्भर करता है, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। अंत में समझने के लिए एक अंतिम विचार है। वे गुणधर्म यानी प्रॉपर्टीज जो केवल कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उन्हें अणुसंख्यक गुणधर्म यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहा जाता है। एक आखिरी चीज, हम वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्यों कहते हैं? यह सिर्फ अवनमन क्यों नहीं है? आइए अंतर देखें। दो शुद्ध विलायकों पानी और एथेनॉल की कल्पना करें, जिनका वाष्प दाब 20 डिग्री सेल्सियस पर 17.5 mmHg और 40 mmHg है। यदि हम दोनों में 1 मोल विलय मिलाते हैं तो वाष्प दाब में निरपेक्ष यानी एब्सोल्यूट अवनमन अलग अलग होगी, क्योंकि शुरुआती वाष्प दाब अलग अलग होते हैं। यदि याद रखें कि हमारे पास दो अलग अलग विलायक हैं, इसलिए एक अणुसंख्यक गुणधर्म यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होने के लिए हम आपेक्षिक परिवर्तन को देखते हैं। यही कारण है कि हम वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन पर ध्यान देते हैं।